आदाब। एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं मशहूर फिल्मकार असीम खेत्रपाल जी। इस बार कुछ नया ला रहे हैं, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। नाम बड़ा यूनिक है, हम भी तो चिल्ड्रंस ऑफ गॉड है, तो ये टाइटल रखने की आपके मन में इच्छा कैसे जागी? क्योंकि उनको स्थिरता नहीं मिलती, उनको स्टेटस नहीं मिलता, इसीलिए चिल्ड्रन ऑफ गॉड के नाम से शायद उनका स्टेटस हो और लोग उनको बोलें कि यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कोई स्पेशल लोगों की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस है उनको क्लियर करेंगे। मैं किन्नर वर्ग की बात कर रहा हूँ, LGBT की वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिनको सोसाइटी आउटकास्ट कहती है। बट वही लोग हमारे लिए क्या करते हैं वो इस पिक्चर में दर्शाया गया है। किन्नरों की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। आजकल ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आपको ऐसा क्यों लगा कि इस तरह के मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाना चाहिए, फिल्मों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए? कहीं ना कहीं इनके बारे में जो बातें पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं, समाज को इनके बारे में जानना आवश्यकता है। ऐसा क्यों महसूस होता है आपको? एक फिल्म आई थी बहुत पहले, दुश्मन। उसने एक इम्पैक्ट दिया कि गलती आदमी से अगर हो जाए अनजान में, तो उसका आंसर जेल नहीं है, उसका आंसर है कि उसको वक्त दो, उसने उसी फैमिली में भेजा, बोलो उनको रोज़ी रोटी दो, और वो सक्सेसफुल हुआ। आज अगर आप किन्नर के साथ घर में बैठ के 6 किन्नर को बुला के उनको खाना खिलाएंगे, अगले 10 दिन में आपके साथ क्या अच्छा होगा आप देख लेंगे। क्यों? इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। कृष्ण हमेशा बोलते रहे गाय सेवा करो। गाय सेवा, लोग बोलते हैं कि गाय सेवा वो गोबर से आपका ये बनता है, उपला बनता है ना। उनसे सबसे बड़ी जो आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि वी आर पीपल हु आर गोइंग एंड वॉकिंग इन द ह्यूमन इन द सोसाइटी। हमारे ऑराज डार्क हो जाते हैं, क्लेंस हो जाते हैं, और जब आपके अच्छे ऑरा होते हैं तो आपको अच्छे लोग मिलने शुरू होते हैं, तो कहते हैं आपका अच्छा वक्त आ गया। तो वो जो गाय है आपके सामने अगर नॉस्ट्रल से सांस लेती है तो आपके ऑराज को ठीक कर देती है। और गाय और हाथी 2 ऐसे लोग हैं जिनके अगर आपने उनकी सेवा करी है, उनको खाना भी भिजवाया, तो आप वेर एवर यू देयर इन द वर्ल्ड, उनकी इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग है, वो आपको ब्लेस करती है। अच्छा। किन्नर एक वर्ग ऐसा है जिसका वरदान सीधा शिव का है। उनके अंदर अगर आपको कैंसर है, अगर आप किन्नर को बैठ के सच्ची सेवा उसकी करें, खाना खिलाएं, उससे बात करें, सर आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आपका डाइवोर्स हो रहा है तो सबसे पहले वो किन्नर ही आपके डाइवोर्स को ठीक कर देगा। ये शक्ति है। किन्नरों की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता था कि पहले के लोग इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, और किन्नरों को कहीं ना कहीं एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। सिग्नल पे तालियां पीट कर पैसे मांगते थे, भीख मांगते थे। लेकिन आज मॉडर्न ज़माना है, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। LGBT की भी जिक्र किया आपने। ये मुझे लगता है कि एक अलग जनरेशन है जो शौक़ से कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअल के तरफ प्रभावित होती है। और किन्नर की बात की जाए तो पैदाइशी होते हैं। तो आप इन सारी बातों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, किन्नर में अगर आप कभी इनके घर गए और जहाँ पर ये लोग 3-4 लोग रहते हैं, वो खाली 2 चीज़ों की बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, मगर वो जो बातें होती हैं उन बातों में किसी की नेगेटिविटी नहीं है, किसी के क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। हाँ, ये छोटी बात है, अरे वो आदमी मेरे को वहाँ पर मिला था, उसकी बीवी ऐसी थी, वो एक छोटी क्रिटिसिज्म, बट कभी भी ज़िंदगी में आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी वो सीख है हम लोगों के लिए। हम जो हर दिन आते हैं ना, एक पार्टी होके आते हैं, अरे वो ऐसी थी औरत, वो ऐसी थी, नो। आजकल बॉलीवुड की बात की जाए तो कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि जहाँ पे होमोसेक्सुअल को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है, कई एक्टर्स खुलकर भी सामने आए। तो इन सारी बातों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की एक पर्सनल लाइफ है, उसको कहाँ पर अपने हार्मोन्स को ठीक करना है वो उसकी प्रॉब्लम है। मगर विद्वान और मास्टर
उसकी सोच को ठीक डायरेक्शन में ले जा सकता है। अब वो करना ना करना उसका कर्म। सो क्या सही है क्या गलत है, आप इसके बारे में बोलना या हमें बोलना कोई अधिकार नहीं है। दैट इज हिज पर्सनल चॉइस। इफ ही इज गोइंग थ्रू अ रॉन्ग थिंग, वो अपने आप ही इंप्रूव करेगा, बिकॉज वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं। कुछ लोगों का ऐसा मानना, सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि आज के विद्वान लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को गलत मानते हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वाकई में हम लोग LGBT कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं तो लोग आकर्षित होंगे इसकी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे। कहीं ना कहीं जो समाज है वो बिगड़ जाएगा। एक नर और एक नारी बहुत आवश्यकता है संसार को चलाने के लिए। इस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? ये फिल्म में यही है, हमारी स्पीच में मादा नर, ये दो कैटेगरीज हैं किन्नर के। और वो कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज के बारे में इसके अंदर बताया। इसी को देखने के लिए आप फिल्म जाके देखिए। फिल्म को तो हम देखेंगे ज़रूर। हम चाहते हैं कि दर्शक भी देखें फिल्म। भले ही आप कितनी भी बड़ी अच्छी बना दें, हिट बना दें, हार्ट टचिंग कहानी बना दें, लेकिन जो फिल्म की जान होती है, मेरा ऐसा मानना है, फिल्म का जो प्रमोशन होता है वो कहीं ना कहीं फिल्म की जान होती है। फिल्म की अगर प्रमोशन की बात की जाए तो आपने किस तरह से प्लान किया है? क्योंकि जब तक ऑडियंस में जागरूकता नहीं रहेगी फिल्म के बारे में, लोग थिएटर तक बिल्कुल नहीं जाएंगे, घर में टीवी में भी नहीं देखेंगे, भले ही सामने होंगे। तो उसके लिए आपके क्या प्रयास है? प्रॉपर PR स्ट्रेटेजी आपकी क्या है? ये फिल्म की काफ़ी प्रमोशन हो रही है। अभी भी बहुत कांज में गई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और इस फिल्म को अवार्ड नहीं मिला, बट दूसरी फिल्म जो नेपाल थी सिमिलर सब्जेक्ट पे, उसको अवार्ड मिल गया। अब इस फिल्म के अंदर सोशल मीडिया इज़ गेटिंग बिल्ट अप। फिल्म 24 को रिलीज़ हो रही है, PVR इसको रिलीज़ कर रहा है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड कोलैबोरेशंस हो रही हैं विद द किन्नर सोसाइटी। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग, एंड 10 जगह रोड शोज़ हो रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। अब बाकी तो देखिए, जब शुद्ध पानी बहता है तो वो अपना रास्ता अपने आप ही ढूंढता है। आप प्रयास कर सकते, प्रचार कर सकते हैं, बट वो कैसे चलेगा, लोगों को क्या, अगर आपको हिट करनी है या पिक्चर पसंद आ गई तो आपको क्या पसंद आती है उसको कुछ आप बोल नहीं सकते। बट मेरा मानना है कि ये पिक्चर अपनी जगह एक निकाल देगी। और ये वर्ड जो है किन्नर नहीं लोग बोलेंगे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोलेंगे। और मैं इसका एक रीज़न भी देता हूँ। जब ये एथलीट्स हमारे थे, जब 2017 में हमने पैरा एथलीट्स को प्रमोट करने लग गया, तो उनको बोलते थे पैरालाइज्ड चिल्ड्रन। उनको वो भी नहीं मिलती थी, इज्जत नहीं मिलती। तो साईं बाबा संस्थान ने जब इनको प्रमोट करना शुरू किया, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2021 के ओलंपिक गेम्स के बाद इनको नाम दिया दिव्यांग। आज पूरी कंट्री को पता है कि अगले ओलंपिक जो इंडिया में होने वाले हैं उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा मेडल आएंगे तो पैरा एथलीट्स के ही आएंगे। हमने कितना काम किया पैरा एथलीट्स के लिए, पैरा क्रिकेट करा, ये करा, सुंदर गुज्जर, सिमरन वट्स, उनके ऊपर शोज़ बनाए जो टीवी पे नज़र आए। आज उनकी इज्जत बन गई। आज याद रखिएगा, 6 साल के बाद चिल्ड्रन ऑफ गॉड, किन्नर को चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहेंगे। माई इम्पैक्ट इज, माई होल दिस थिंग इज नॉट टू प्रमोट द किन्नर दिस थिंग, बट इनको एक स्टेटस मिले। अगर ये शब्द गवर्नमेंट ने उठा लिया और अपने एजेंडा में डाल दिया कि दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आपका पर्पस बन गया ना। करेक्ट है। पर्पस इज, द पर्पस शुड नेवर बी हाउ मच मनी आर यू मेकिंग, द पर्पस शुड बी व्हाट इम्पैक्ट। और ऊपर वाले की देन है, पिछले 30 साल में जो मेजर मुद्दे उठाए हैं वहाँ पर इम्पैक्ट तो हुआ है सोशल। बिल्कुल ठीक कहा सर ने, इम्पैक्ट तो हुआ है और हम उम्मीद करते हैं इसके फिल्म के ज़रिए भी इम्पैक्ट हो। एक जो फिल्म का म्यूज़िक होता है कोई भी फिल्म का, वो बहुत ही हार्ट टचिंग होना चाहिए। कहीं ना कहीं फिल्म को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, मेरा ऐसा मानना है। आप जो फिल्म का म्यूज़िक है कहीं ना कहीं शिडी में शायद लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, उस प्लान के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? 6 गाने हैं फिल्म में, बिल्कुल नए हैं और ऐसे लिरिक्स हैं जो मुंह में आ जाए, चढ़ जाए। और मेरा पक्का मानना है जब आप लोग
म्यूज़िक लॉन्च पे जाएंगे शिरडी में। शिरडी क्यों चुनी म्यूज़िक लॉन्च के लिए? बिकॉज़ कृष्ण के बाद अगर किसी ने बढ़ावा दिया किन्नर सोसाइटी को तो साईं बाबा ने दिया। तो वहीं की धरती से, पाक धरती से अगर आप लोग लिखेंगे उसके बारे में, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। और म्यूज़िक बहुत बहुत अच्छा, अपने मुंह से कुछ बोलने की बात नहीं है, बट जिस दिन आप म्यूज़िक, वो लिप्स पे बहुत आसान आएगा। जैसे कि हम फिल्म का पोस्टर देख रहे हैं सर, इसमें एक भी महिला नहीं दिखती है, सारे के सारे किन्नर दिखते हैं। हमने फिल्मों में जितने भी गाने सुने हैं तो लव स्टोरीज़ वाले, रोमांटिक वाला, एक महबूब अपनी महबूबा के लिए गाने लिखता है, उसके लिए कहीं ना कहीं शायरी करता है। आपका जो लिरिक्स राइटर है वो किस तरह गाने लिखा है इस फिल्म के लिए? गाना गाया है जो मैंने अपने शब्दों से गाया, मेरे खुदा। गाना है मौला मेरे मौला। वो गाना उस दिन रिलीज़ होगा और वो गाया है हरिद्वार में लक्ष्मण झूला में, जिसकी शूटिंग आज तक नहीं होती 5 साल से, बट वी गॉट द परमिशन। वहाँ से गा के स्ट्रीट्स और रामलीला तक आया है। और मौला बोलता है कि मौला ये तूने क्या किया। वो लिरिक्स उसके इतने अच्छे। और एक जो गाना है जहाँ पर ये जो पीछे जो लड़का आप देख रहे हैं, इसका नाम है अमित। जब सेक्स चेंज करता है उसका नाम होता है अमिता। तो ये जो पीछे दिखाया है लड़का, और जब सेक्स चेंज करने के बाद क्या होता है। जब तक ये लड़का ने अपने फादर को बताया कि मैं गे हूँ, टेंडेंसीज हैं गे की, तो फादर पुलिस वाला था, उसने निकाल दिए। और फिर उसने ज़िंदगी अपनी पहचान कैसे बनाई और अपने मास्टर के पास आता है कि मैं इन कठिनाइयों से जूझ रहा हूँ। और फिर जो फिल्म में क्लाइमैक्स होता है वो देखने वाला है। फिल्म के अगर पोस्टर्स को कोई भी हमारी ऑडियंस देखेगी तो ऐसा लगता है कि केवल किन्नर फिल्म में देखने को मिलेंगे। अगर फिल्म के जो स्टार कास्ट की बात की जाए तो कुछ उसको शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? नहीं, किन्नर तो 40 एक्चुअल किन्नर्स हैं जिनने काम किया है मध्य प्रदेश में और वहाँ पर, मगर इनने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी राधिका है, मेरी बेटी है, उनने जो डांस किया है शिव तांडव किया है उनने ऑन द केव्स ऑफ मध्य प्रदेश। बाकी है इनके मदर फादर, सबके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर जैसा समझाया है। फिर एक स्पीच है जो हमारी स्पीच है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इन मध्य प्रदेश, बच्चों को स्पीच दी है, कॉलेज के बच्चों को, वो कि नर और मादा क्या है। और बाकी कैरेक्टर्स हैं, देयर अबाउट 35 कैरेक्टर्स इन द फिल्म। बहुत अच्छी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दर्शक आपकी फिल्म देखें? फिल्म की यूएसपी क्या लगती है? और ऐसी कौन सी बातें, कौन सी यादें या हार्ट टचिंग मोमेंट होंगे जो दर्शक 3 घंटा या 2 घंटा फिल्म देखने के बाद जो बाहर निकलेंगे तो उनकी मेमोरीज बन जाएगी? एक तो इसके गाने बहुत अच्छे हैं, जैसे पुराने गाने होते थे जहाँ पर लिरिक्स आपके ज़बान पे होते थे। सॉरी टू से, बट आजकल नहीं, किसी को भी याद नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा फेवरेट गाना है आज का आपका, नहीं बता पाएंगे, ना मैं बता पाऊंगा। बट इसकी सबसे बड़ी लाइन है, फिल्म्स ऑफ अवेकनिंग, गॉड होल्ड्स द हैंड, विल यू। तो जब आप प्रश्न लेके आएंगे कि यार मैं इनका हाथ पकड़ सकता हूँ कि नहीं। मेरे को पहले होता था कि न कुछ अरे साबुन से हाथ धो लो, डर्टी पीपल, बट इस फिल्म के बाद वो मिथ चली जाएगी। इसके लिए ये फिल्म को प्रमोट करना, रिक्वेस्ट करना मीडिया को, आप इसके बारे में इसको प्रचार करिए। वो आई एम गोइंग टू वेरियस पीपल अक्रॉस एंड यूजिंग माई नेटवर्क टू मेक दैट हैपन। बिकॉज किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, निस्वार्थ खड़ा होना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर दिस फिल्म। एक सवाल तो ज़रूर बनता है, इस फिल्म में क्या भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि बाकी लोगों की तो समझ में आ गया कि क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन किस तरह से किरदार निभा रहा है। किन्नर को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आशिम सर क्या किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि 6 साल से हम जेन्युइन लाइफ में किन्नर के साथ बहुत काम किया है। मेरा रोल ही औशम खेत्रपाल का जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ। और एक इंस्टेंस है जो आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, जहाँ पर किन्नर समाज ने कोविड के टाइम, क्योंकि वो सड़क पे जा नहीं सकते थे, उनका भीख मांगना बंद हो गया, तो हम लोगों ने इनको कोई 50 मशीनें दी
और उनको बोला मास्क बनाने के लिए। तो वो पूरा सीन है, वो एक फिल्म है प्रयास करके, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कि इन लोगों ने किस ढंग से, जब मैंने उनको एक स्पीच दी जो कोविड के टाइम वायरल हो गई, कि अगर तुम सच्चे दिल से, कोई कैंसर पेशेंट है उसको भी हाथ छू के ब्लेस कर दो, वो कैंसर पेशेंट 98% ठीक हो जाएगा। और ऐसे इंस्टेंसेस है जब इनको लेके हम लोग गए, और उन लोगों ने, मैंने जहाँ पर हमने शूट करी वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, उनके घर में 6 हफ्ते तक 10-10 किन्नर जाते थे खाना खाने के लिए। उनने खिलाया, उनने प्रचार भी किया कि मैंने खिलाया और ये उनको फल देती थी। उसके बाद हमारे कोई पता नहीं कितने साईं भक्त हैं जिन लोगों ने किन्नर के लिए, उन लोगों ने, हमने कोई 2020 से लेके 2022 तक 15 लाख मास्क इन किन्नरों ने बनाए। सर उनको आमदनी भी मिली। और मास्क कहाँ से बटे, मैंने फोर्स करा अपने साईं भक्तों को, केरला में, अरुणाचलम में, सब जाके बांटो। तो सब लोगों ने 2-2, 5-500 मास्क खरीद के लोगों को बांटते थे। अब बताइए, आपका कर्म, आपकी मेहनत, अगर केरला में लोगों ने मास्क पहना, 10 रुपये का मास्क पहना, तो इनको 4 रुपये तो मिले होंगे, इनकी आमदनी हो गई। दैट इज़ शोन इन द फिल्म। सो व्हाट आई डू इन माई रियल लाइफ, दिस इज़ ओनली देन। और वो जो लड़का जो आया था वो रियल लाइफ कैरेक्टर है। वो उत्तराचल से आया था, कहता है सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो हमसे पूछने आया, तो जब मैंने 1 घंटे की उसको बताया कि तेरा रोल क्या है, वो आदमी आज वापस किन्नरों के साथ है, बट उसने प्रचार कृष्णा का करना शुरू कर दिया है। आज उसको 25-50 लोग कृष्णा की कथा सुनते हैं उस आदमी से, जो आदमी घर से निकाल दिया था। तो ये चेंज अगर हुआ तभी ये फिल्म बनी। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आपकी फिल्मों ने कहीं ना कहीं समाज में तब्दीली लाई है, चेंजेस लाई है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो फिल्मों की अगर काउंटिंग की जाए तो बहुत ही छोटे नंबर्स होते हैं। ऐसे क्या कारण है जिनके कारण आपकी फिल्में ज़्यादा नज़र नहीं आती और सिनेमा के बड़े स्क्रीन पर भी आप ज़्यादा नज़र नहीं आते? यूट्यूब पे दिखते हैं, टीवी पर दिखते हैं। आने वाले अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बहुत जिज्ञासा होगी इस फिल्म के बाद कि आशिम क्षेत्रपाल जी क्या कर रहे हैं नेक्स्ट। ये सवाल खाली मेरे दिल तक था, बट आपको मैं आज सब ऑडियंस को सच बताना चाहता हूँ। जब मैंने साईं बाबा फिल्म बनाई और मेरे को साक्षात बाबा ने आके बोला अब तू 14 साल कुछ नहीं बनाएगा। मेरी फिल्म कम दिसंबर कंप्लीट हुई, 4 फिल्में बनाई, बनी नहीं, रुक गई। मगर वो उनका वरदान था, तू खाली मेरा काम कर। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि मैं बाबा के ही शोज़ टीवी पे, बाबा के ही सीरियल्स यही करता था और कुछ नहीं किया। 15वें साल में उसने ये बनवाई, डेस्टिनी बनवाई, चल जीत ले बनवाई, अब तीनों पिक्चरें कंप्लीट हैं और वो कंप्लीट भी हैं। और क्योंकि देखिए बोलना आसान है, आप तो हमारे मित्र हैं और आपने बहुत लिखा है हमारे बारे में। मेरे को याद है कि जब साईं बाबा बन रही थी आपने कितना लिखा था उसके बारे में। और अब एक छोटी बात समझिए, चिल्ड्रन ऑफ गॉड अभी खाली 15 दिन पहले ही लॉन्च किया। आज की डेट में इंडिया टुडे से लेके हर न्यूज़पेपर ने इसके बारे में कवर कर दिया, एक बार कवर किया। कितनी पिक्चरें बनती हैं, कितनी पिक्चरें बनती हैं, उनको मीडिया में इतना भी नहीं आता। बट कहीं ना कहीं आपके मन में है, आप क्यों कवर कर रहे हैं, आपके मन में है नहीं औशिम जी ने बनाई है, मुझे आई हैव टू डू जस्टिस, क्योंकि वो छवि बाबा की आ जाती है। तो अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप लिख देते। बट सही बोल रहे हैं, यही मन में है। करेक्ट है। अब जो 4 पिक्चरें आ रही हैं वो सब के सब ऊर्जा के ऊपर है, ऑन द प्रीचिंग्स ऑफ कृष्णा। एंड हमें सोसाइटी के लिए क्या करना है, अब वो पिक्चरें रिलीज़ होंगी। बट उसने अपने 15 साल मेरे से काम कराया, 1700 गांव में गया प्रचार करने के लिए परमात्मा का।
वृंदावन में मंदिर इतना बड़ा फर्स्ट लैंड में मिला। तो ये सब चीज़ें जो करते हैं, 70 किताबें लिखवाई, 4000 घंटे बनवा दिए टेलीविज़न के। बोलना आसान है सर, अकेले आदमी को करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट कहीं ना कहीं उसका कहीं वरदान था, वो इंस्पिरेशन थी, जो आज अगर उसने इंस्पिरेशन दी और मैं आपसे 10 मिनट के साथ इंस्पिरेशन दे पाऊँ तो आई थिंक मेरा जीवन सफल है। कि आप कहीं ना कहीं सोचें कि औशिम जी ने अच्छा काम किया, प्रचार का काम किया। इंडस्ट्री में तो बहुत लोग आते हैं, बट मैं इस चीज़ के लिए जिस आदमी को यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिला, मैं मनोज कुमार का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मनोज कुमार भी फिल्म बनाई, बैंकरप्ट हो गए। मैंने फिल्म बनाई, मैं भी बहुत तकलीफ़ में आया, मगर मनोज जी ने मुझे एक बात बोली थी एयरपोर्ट पे, कहते हैं देख 3 ही फिल्में बनेंगी, एक मराठी की, एक मेरी और एक तेरी। उसके बाद लोग मार्केटिंग के लिए बनाएंगे, कुछ नहीं होगा। बात सही थी। उन्होंने ये बोला कि मेरा कर्म था, वो डायरेक्ट करी थी अशोक ने, मेरा कर्म था शिरडी में मैंने नहीं शूट किया, मैं शूट खाली बॉम्बे में कर पाया। आपको खुशनसीब जिनको मौका मिला। मौका आप भी गए थे शिरडी। उसके बाद कोई फिल्म शिरडी में शूट हुई नहीं, आज तक नहीं हुई। ना उससे पहले हुई। मगर तेरा कर्म है बाबा का प्रचार करना, वो बात मेरे पे टिक गई हनुमान की तरह कि एक इतना बड़ा लेजेंड बोल रहा है, मगर उस आदमी ने जो आस्था पैदा करी परमात्मा में, उस आदमी का, मेरी अपनी किताब है शिरडी के अंदर, मैंने एक पूरा चैप्टर ही उनको डिवोट किया है। ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने कर्म किया और चुप रहे। सेम वे आज इतना नाम दिया है आज साईं ने, कि नाम ही जब जोड़ दिया उसने, तो अगर मेरे होने से एक समाज को ऊर्जा मिल जाए, उसको नाम मिल जाए, तो एटलीस्ट मैं ऊपर वाले को बोलूँगा तूने हनुमान बनाया, तो हनुमान ने लंका में आग तो लगा दी। करेक्ट। सीता को बचाने के आग तो लगा दी ना। तो वही खाली इंस्पिरेशन है। और हमसे बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगर आपसे यहीं बात करते रहे तो वक्त का पता ही नहीं चल पाता है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपकी पुरानी फिल्मों को, पिछली फिल्मों को सक्सेस मिली, इस फिल्म को भी उससे बेहतर और बढ़ के सक्सेस मिले। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।